नमस्कार, जीरो आर देख रहे हैं आप और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 26 जनवरी पर देश के आन बान और शान कहे जाने वाले तिरंगे की इस सबसे शानदार तस्वीर के साथ। उत्तराखंड की नेलोंग घाटी में आईटीबीपी के जवानों ने गणतंत्र का जश्न तिरंगा फहराकर मनाया। नेलोंग घाटी में इन दिनों भारी बर्फ पड़ी रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बर्फ से ढकी इन चट्टानों पर आईटीबीपी के जवान अपने हाथों में देश की शान तिरंगा थामे हुए आगे बढ़े जा रहे हैं। ये इन जवानों का हौसला और शौर्य ही है जो हमारी देश की सरहदों को सुरक्षित रखता है और हमें यहाँ अपने घरों में महफूज रखता है। -30 डिग्री टेम्परेचर में ये किस तरीके से देश की सरहदों की सुरक्षा कर रहे हैं, उसी की बानगी ये तस्वीरें। जीरो आर में आज अब सबसे पहले बात खबर गणतंत्र दिवस से जुड़ी कुछ और ऐसी तस्वीरों से जिससे कुछ तबकों में एक नई बहस शुरू हो गई है। 26 जनवरी को हर हिंदुस्तानी देश की आन बान और शान कहे जाने वाले तिरंगे को सलाम करता है, लेकिन इस बार कुछ मदरसों में तिरंगा नहीं फहराया गया तो कुछ में राष्ट्रगान नहीं गाया गया और इसी को लेकर सवाल उठे कि आखिर मदरसों में तिरंगा क्यों नहीं। वंदे मेरी आन तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है। जब जब नजरों के सामने तिरंगा आता है तो हर हिंदुस्तानी के जहन में कुछ ऐसे ही अल्फाज गूंजते हैं। भारत के गणतंत्र के जश्न 26 जनवरी को देश के हर हिस्से में तिरंगा लहराता है और राष्ट्रगान गाया जाता है, लेकिन इस बार कुछ मदरसों में ऐसा नहीं हुआ है और सवाल उठे कि आखिर मदरसों में राष्ट्रगान क्यों नहीं। ये है सहारनपुर का मदरसा मज़ाहिर उलूम वक्फ। 26 जनवरी के मौके पर इस मदरसे में तिरंगे को फहराया गया, लेकिन जब राष्ट्रगान का मौका आया तो छात्रों ने राष्ट्रगान से इनकार कर दिया। दलील दी कि सारे जहां से अच्छा ही हमारा तराना है। राष्ट्रगान गाया जाता है जैसे सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुल हैं इसके ये गुल सीता हमारा। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी एक मदरसे में राष्ट्रगान पर फिजूल के बेबुनियाद तर्क देकर राष्ट्रगान नहीं गाया गया। राष्ट्रगान देखिए, जो आपने कहा भी कि सारे जहां से अच्छा गाया जाता है, हम लोगों का राष्ट्रगान यही है। क्योंकि जिसको आप राष्ट्रगान कह रहे हैं यानी जन गण मन, इसमें एक लफ्ज़ आता है गुजरात सिंध मराठा। तो सिंध जो है ये आज हिंदुस्तान के अंदर नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर है और हम लोग पाकिस्तान के घोर विरोधी हैं। जन गण मन भारत देश की आत्मा को बयां करता है, लेकिन हमारे ही मुल्क में कुछ ऐसे लोग हैं या यूं कहें कि तत्व मौजूद हैं जो अपनी छोटी मानसिकता को राष्ट्रगान से दूर जाकर जाहिर करते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो वाकई ये तस्वीरें हिला देती हैं। ऐसी तस्वीरें सिर्फ सहारनपुर और वाराणसी से ही नहीं बल्कि दूसरे शहरों से भी सामने आई और हर तस्वीर एक सवाल उठा गई कि आखिर वो कौन सी मानसिकता है, वो कौन सी विचारधारा है जो देश के सम्मान के प्रतीक राष्ट्रगान से रोकती है। आखिर वो तर्क कहां से आ जाते हैं, ज़मीर गवारा कैसे करता है। यह है कानपुर की अशरफाबाद मस्जिद। 26 जनवरी के मौके पर इस मस्जिद में भी लोग जमा हुए थे। मस्जिद में सभी लोगों के सामने तिरंगा लहराया गया, लेकिन तिरंगा फहराने के बाद राष्ट्रगान नहीं गाया गया। सारे जहां से अच्छा आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मदरसे के जुड़े लोग हैं, प्रशासन से जुड़े लोग हैं, वो यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने यहाँ पर झंडारोहण किया, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रगान की बजाय तरन्नुम हिंद जो उनका होता है उन्होंने यहाँ पर गाया और लोग उसमें शामिल हुए। एक तो राष्ट्रगान नहीं गाया गया, उसके ऊपर एक दूसरा तराना गाकर मस्जिद से जुड़े लोग खुद को सही साबित करने की नाकाम कोशिश करते भी नजर आए। इसको भी कौमी गीत हमारे मुल्क ने माना है, तो इसको हम पहले दिन से पढ़ रहे हैं, लेकिन राष्ट्रगान जनगण मन उसको भी पढ़ा जा सकता है। इस मुल्क में हर किसी को अभिव्यक्ति की आज़ादी है और शायद इसी आज़ादी का फायदा उठाकर कुछ लोग अपने अंदर बसे कट्टरपंथ को यूं ही जाहिर करते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।
तो ये कुछ ऐसी तस्वीरें थी जो ऐसे मदरसों की थी जिन्होंने राष्ट्रगान नहीं गाया, लेकिन देश के हजारों मदरसों में गर्व के साथ तिरंगा फहराया भी गया और राष्ट्रगान गाया भी गया। आगरा के सेंट्रल जामिया उर्दू अलीगढ़ में तड़के सुबह ही तिरंगा फहराया गया, तो मुजफ्फरनगर के मदरसा महमूदिया में भी बच्चों ने जन गण मन गाया। इलाहाबाद के जामिया वजीदिया में भी सुबह से ही छात्र जमा हो गए और बड़ी धूमधाम के साथ गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया गया। हिंदुस्तान में कुछ लोग भले ही जनगण मन से दूरी बनाए रखने को अपने मजहब या विचारधारा से जोड़ें, लेकिन इस देश में ऐसे लाखों करोड़ों देशभक्त भी हैं जो तिरंगे की आन बान के लिए मर मिटने को तैयार। आइए अब आपको कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखाते हैं जिन्हें देखने के बाद आपके दिल में भी तिरंगे को एक बार फिर से सलाम करने का जज्बा भर जाएगा। एक साथ 11,000 तिरंगे। भारत माता की वंदे मातरम। तस्वीरें दिल्ली की है, जहां 11,000 दिल्ली वालों ने हाथों में तिरंगा लेकर गणतंत्र के इस जश्न पर तिरंगे को नमन किया। दिल्ली वालों की ही तरह भोपाल वालों ने भी तिरंगा यात्रा कर अपने राष्ट्र ध्वज को सलाम किया। भोपाल में केसरिया, सफेद और हरी पगड़ी पहने सैकड़ों लोग राष्ट्रभक्ति के अलख जगाते चले। पश्चिम बंगाल के नादिया में 121 फीट ऊंचा तिरंगा लहराकर गणतंत्र को सलाम किया गया। 121 फीट ऊंचे तिरंगे की चौड़ाई 85 फीट है और इसे बनाने में 15 दिनों का वक्त लगा था। गाजियाबाद में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह को भी 211 फीट ऊंचा झंडा फहराने का मौका मिला। गाजियाबाद में 69वें गणतंत्र दिवस पर इतना ऊंचा तिरंगा लहराया गया जो शहर के हर हिस्से से नजर आ रहा था। कुछ मदरसों में राष्ट्रगान गाने पर ऐतराज था, लेकिन कानपुर में 50,000 लोग एक साथ जमा हुए और भारत की शान जनगण मन को गाया। वक्त और दौर बदलता रहेगा, लेकिन भारत की आन बान और शान का प्रतीक है तिरंगा यूं ही लहराता है और यूं ही लहराता रहेगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो तिरंगा भारत की शान है और आज सभी जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसियान समिट में प्रधानमंत्री मोदी अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को आगे ले जा रहे हैं। आसियान क्षेत्र में भारत की पहुंच बढ़ाने के मकसद से दिल्ली में आसियान समिट का आयोजन किया गया, जिसमें आतंक और समुद्री सुरक्षा को लेकर भारत और आसियान देशों के बीच अहम सहमति बनी है। राजपथ पर जब आसियान देशों के प्रमुख मौजूद थे, उस वक्त वो भारत की शक्ति और आने वाले भारत की झलक के गवाह बन रहे थे और इन्हीं शक्तियों का एक मजबूत संगम खड़ा करना पीएम मोदी का लक्ष्य है। आसियान देशों के साथ भारत की बातचीत के कुछ अहम नतीजे सामने आए। आसियान गुट के साथ भारत ने समुद्री सुरक्षा और समुद्री व्यापार को लेकर अहम सहमति जाहिर की। साथ ही काउंटर टेररिज्म और टेरर फंडिंग पर रोकथाम को लेकर सहमति जाहिर की गई। जानकारों का मानना है कि भारत और आसियान का बढ़ता सहयोग चीन के विस्तारवाद को चुनौती देने में सक्षम होगा। And the flags are being carried by a contingent of Rajputana Rifles Regiment of the Indian Army. एशिया के देशों ने भी निर्णय कर लिया है कि हम सब जो हैं मिलजुल कर खड़े रहेंगे। इंडो पैसिफिक को, पूरे क्षेत्र को, चाहे मैरीटाइम में हो चाहे और तरीके से हो, इसको शांतिपूर्ण प्रगति के रास्ते पर ले जाएंगे और किसी तरह की भी टकराव वाली या दरारें डालने वाली या आतंकवादी उनके जो भी ताकतें हैं उनको आगे कदम नहीं बढ़ाने देंगे। आसियान समिट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान देशों और भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक युग के लिए जरूरी संबंधों को एक मंच पर लाने की कोशिश की है। आसियान देशों में भी इस समिट को लेकर उत्साह है, जिसकी एक तस्वीर सभी देशों के प्रमुख अखबारों में दिखी, जहां मोदी के भाषण और विचारों को प्रमुखता के साथ जगह दी गई। न सिर्फ सामरिक तौर पर बल्कि व्यापारिक लिहाज से भी आसियान का सहयोग अहम है, क्योंकि आसियान क्षेत्र में अगर व्यापारिक संबंध आगे बढ़े तो ये दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड जोन में तब्दील हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।
आइए अब आपको ये समिट कितनी अहमियत रखती है उसके बारे में बताते हैं। काउंटर टेररिज्म पर भारत और आसियान देशों के बीच जो सहयोग है वो सबसे अहम इसलिए है क्योंकि भारत की ही तरह कई आसियान सदस्य भी आतंकवाद के निशाने पर हैं। आइए आपको बताते हैं कि किस तरीके से इंडोनेशिया, थाईलैंड, ब्रुनेई, मलेशिया और सिंगापुर भी आतंकवाद से ग्रसित है। यहाँ पर जेमा इस्लामिया नाम का आतंकी संगठन सक्रिय है। इस गुट के आतंकियों के अलकायदा से सीधे संबंध है और इनकी ट्रेनिंग अफगानिस्तान में हुई है। 2002 बाली बम धमाकों के पीछे इसी गुट का हाथ था। बाली अटैक में 202 लोगों की मौत हो गई थी। इधर फिलीपींस में मोरो इस्लामिक लिबरेशन फ्रंट और फ्री एके मूवमेंट सक्रिय है। ये दोनों संगठन कट्टरपंथी आतंकियों से बने हैं। मोरो इस्लामिक लिबरेशन फ्रंट के आतंकियों ने हाल ही में फिलीपींस के मरावी शहर पर कब्जा कर लिया था, जिसे सेना ने छुड़ाया था। फिलीपींस में ही अबू सयाफ ग्रुप भी सक्रिय है, जिसे अलकायदा से संबंध उसका बताया जाता है। इधर मलेशिया और इंडोनेशिया की बात करें तो यहां पर गेराकान मुजाहिदीन इस्लामी पट्टानी काम्पुलान मिलिशिया, मजलिस मुजाहिदीन इंडोनेशिया और लश्कर जिहाद के साथ साथ इस्लामिक लिबरेशन फ्रंट जैसे आतंकी गुट सक्रिय हैं, जिनसे इस देश को भी खतरा है। कंबोडिया में कंबोडियाई फ्रीडम फाइटर्स नाम का एक आतंकी गुट सक्रिय है। ये एक वामपंथी विचारधारा वाला गुट है जो कंबोडियाई सरकार के खिलाफ लगातार हमले करता रहता है। इसीलिए समिट बहुत महत्वपूर्ण है और इससे भारत के अलावा इन तमाम देशों को भी फायदा होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। विवाद हो या हल्ले के बीच आखिरकार पद्मावत फिल्म रिलीज हो ही गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विरोध की लहर थम गई हो, खत्म हो गई हो। फिल्म नहीं रोक पाए तो करणी सेना भंसाली पर नए तरीके से अब निशाना तानने की इरादा बना रहे हैं। करणी सेना का कहना है कि वो संजय लीला भंसाली की मां पर फिल्म बनाएंगे और फिल्म का नाम होगा लीला। पद्मावत की रिलीज के बावजूद विरोध की लहर मानो थमती हुई नजर नहीं आ रही है। तोड़फोड़ की घटनाओं और विरोध प्रदर्शनों के सामने आने के बाद अब करणी सेना ने भंसाली को उन्हीं की जुबान में जवाब देने का ऐलान किया है। यानी करणी सेना भी फिल्म में एक्शन लेगी। करणी सेना ने ऐलान किया है कि वो भंसाली की मां पर फिल्म बनाएगी। भंसाली ने जो रानी पद्मावती को फिल्म बनाकर जो हरकत की और जो पूरे देश के सामने मिट्टी दुलित किया, इतिहास को, चरित्र को वर्णन किया, उसका बदला लेने के लिए फिल्म बनाई जा रही है ताकि संजय लीला भंसाली को पता चले कि अपनी माँ के ऊपर कोई बात आती है तो कितनी अच्छी लगती है और कितनी। लेकिन फिल्म बहुत अच्छी बनाई है। फिल्म के डायरेक्टर का भी चुनाव हो चुका है। निर्देशक अरविंद व्यास ने बताया है कि फिल्म की शूटिंग राजस्थान में ही होगी। हम लोग इसे 1 साल में पूरा करने के लिए योजना बना रहे हैं। अभी कहानी और गानों पर काम चल रहा है, उसके बाद लोकेशन हंटिंग और 3 महीने में फिल्म 2-3 महीने में फ्लोर पर चली जाएगी शूटिंग के लिए। संजय लीला भंसाली के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी मां के बहुत करीब हैं और इसी वजह से अपने नाम के साथ वो मां का नाम भी जोड़ते हैं। तो क्या इसी वजह से करणी सेना अब भंसाली की मां पर फिल्म बनाने का ऐलान कर चुकी है? टीम न्यूज़ नेशन। फिल्म तो रिलीज हो गई, लेकिन आज मानो हर जगह सिर्फ पद्मावत ही पद्मावत का जिक्र है। फिल्म से जुड़ा विवाद इस हद तक बढ़ चुका है कि इसकी गूंज इस बार जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में भी सुनाई दी। लेखिका मृदुला बिहारी की किताब पद्मिनी ए स्पिरिटेड क्वीन ऑफ चित्तौड़ इन दिनों फेस्टिवल का सबब बनी हुई है और वजह है किताब में रानी पद्मिनी का जिक्र, जिन्हें सिंघल द्वीप का नहीं बल्कि बीकानेर के पुगल का बताया गया है। असुरों का विनाश करने देवी को भी गढ़ से उतरना पड़ा था। रानी पद्मिनी इतिहास जिन्हें पूजनीय बताता है और वर्तमान में उन्हीं के नाम पर विवाद छिड़ा हुआ है। इन्हीं रानी पद्मिनी को लेकर लेखिका मृदुला बिहारी ने एक नया दावा किया है। अलाउद्दीन रे जीवन री सबसे बड़ी हार होगी। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में मृदुला बिहारी की किताब पद्मिनी ए स्पिरिटेड क्वीन ऑफ चित्तौड़ भी है और किताब में दावा किया गया है कि मान्यताओं के मुताबिक रानी पद्मिनी सिंघल द्वीप नहीं बल्कि पुगल की थी। मृदुला ने अपने रिसर्च के आधार पर बताया कि बीकानेर का पुगल रानी पद्मिनी का मायका था। पद्मावत रोचक बनाने के लिए शायद किसी और वजह से उसमें जैसे इतनी खुबानी और अलंकार भरे कि लोग इसे कुछ इतिहासकार इसे इसके जैसे की कल्पना करने लगे। रानी पद्मिनी का जिक्र अलग अलग लेखकों की 200 से 300 किताबों में मिलता है, जिनमें से कुछ में पुगल का भी जिक्र है।
दूसरी तरफ फिल्म अभिनेत्री नंदिता दास आज भंसाली की पद्मावत के समर्थन में उतरी। नंदिता दास ने कहा कि कला की अभिव्यक्ति पर पाबंदी लगाना सही नहीं है। करनाम का गहना पद्मावती ने कभी पहना ही नहीं। कुछ लोग, चंद लोग क्या एक पूरे देश का डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कैसी फिल्में देखनी चाहिए, कैसी किताबें पढ़नी चाहिए, कैसी पेंटिंग लिखनी? ये तो नहीं हो सकता है ना। कुछ चंद लोग तो नहीं डिसाइड कर सकते। अगर कोई फिल्म बुरी है, अच्छी नहीं है, तो हम लोग सब नहीं देखेंगे उसे। बहुत डेमोक्रेटिक वेज हैं अपनी बात, किसी चीज़ का विरोध करने का। फिल्म के विरोधियों ने कोई हंगामा नहीं किया तो आज ये दावे और बयान पद्मावत को सुर्खियों में ला गए। वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ लाल सिंह फौजदार, जयपुर, न्यूज़ नेशन।